हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट की बात करेंगे जो कि पॉक्सो एक्ट पर हाल ही में पास किया गया है। इस जजमेंट को आई ओपनर जजमेंट भी कहा जा रहा है। यह अपने आप में एक अनोखा जजमेंट है जहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है। रेप होने के बाद वो साबित भी हो जाता है, उसमें कन्विक्शन भी होल्ड कर दिया जाता है, मतलब कि उसको माना जाता है कि अपराध हुआ है, अपराधी ने अपराध किया है, लेकिन फिर भी अपराधी को सजा नहीं दी जाती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही आर्टिकल 142 की पावर्स का इस्तेमाल करके आरोपी को बरी कर देता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विक्टिम का कहना है, पीड़िता का कहना है कि मैं रेप से उतनी परेशान नहीं हूं जितनी कि मैं लीगल सिस्टम से परेशान हूं। जो पुलिस का सिस्टम था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस था, लॉयर्स के साथ डील करना और फिर उसके बाद जजमेंट्स के साथ डील करना, वो अपने आप में इतना एक झंझोड़ देने वाला प्रोसेस था, अपने आप में इतनी झंझोड़ देने वाली प्रक्रिया थी जिसने इतना परेशान कर दिया कि अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। अब वो जो जस्टिस है उसमें उसने क्या मांगा? उसने ये मांगा कि जो आरोपी है उसको बरी कर दिया जाए। ऐसा क्यों हुआ उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और क्या क्या चीजें इसके अंदर थी, उन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप निशा_लांबा07 और टेलीग्राम पर आप निशा_लांबा1511 पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस के अपडेट्स और लिंक्स और जो कंटेंट मैं लेकर आती हूँ ये सब आपको मिल जाता है। जजमेंट का नाम देख लीजिए। जजमेंट का नाम है इन रे राइट टू प्रिवेसी ऑफ अडोलसेंस 2025 सुप्रीम कोर्ट, और इसमें बेंच है जस्टिस अभय ओका एंड जस्टिस उज्जवल भुयन की। इन रे मतलब होता है इन द मैटर ऑफ, राइट। तो और इसके अंदर एक और खास बात बता दूं कि जस्टिस अभय एस ओका कल ही रिटायर हुए हैं, बट काफी अमेजिंग जजमेंट उन्होंने दिया है, तो इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक ये सेंटेंस पढ़िए, द सोसाइटी जज्ड हर, द लीगल सिस्टम फेल्ड हर एंड हर ओन फैमिली अबैंडन्ड हर। तो ये जो एक सेंटेंस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इस्तेमाल किया है, और इस एक सेंटेंस से जो विक्टिम की दुर्दशा है वो साफ नजर आती है। कहानी क्या है, कहानी बताती हूँ। तो हुआ क्या कि एक लड़की 13 साल की उम्र में एक लड़के से मिलती है, और जब वो उस लड़के से मिलती है थोड़े टाइम बाद उनके बीच में दोस्ती होती है, प्यार होता है, और वो लड़की उस लड़के के साथ घर से चली जाती है, घर छोड़कर, और मंदिर में जाके शादी कर लेती है। अब यहां पर एक ट्विस्ट क्या है कि वो जो लड़का है जिसके साथ वो शादी करती है वो उससे 12 साल बड़ा है, और फिर उसके बाद जब शादी करती है वो उसके बाद लड़के के घर जाके रहने लग जाती है। लड़की की माँ को जब पता चलता है कि बेटी घर से भाग गई है तो वो जाकर उसके खिलाफ केस फाइल करती है। उसको पता चल जाता है कि बेटी इस लड़के के साथ भागी है। अब वो वहां जाती है, वो बोलती है कि वापस आ जाओ। लड़की वापस आने के लिए तैयार नहीं है। माँ जो है वो पॉक्सो के तहत हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल कर देती है। अब तो वो हस्बैंड हो गए, तो उसके खिलाफ केस फाइल कर देती है कि इसने मेरी बेटी को, जो नाबालिग बेटी है, उसको घर से किडनैप किया है और उसका रेप किया है। और फिर उसके बाद पुलिस आती है, और पुलिस जो है वो उस लड़की को वहां से ले आती है, और लड़की अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसको स्कूल भेजा जाता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, अब उसकी फैमिली जो है उसको अच्छे से बिहेव, उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करती है। पूरी सोसाइटी उसको जज करती है। स्कूल में जाती है तो स्कूल में उसको जजमेंट्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी एक तरफ समस्याएं। दूसरी तरफ जिस लड़के को वो अपना पति मानती है उसको पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है। फिर उसके बाद जब मामला पॉक्सो के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में जाता है, तो इस केस के अंदर उसको सजा दे दी जाती है। 20 साल की सजा उसको मिलती है, और उसको फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाता है। अब जो लड़की जिस आदमी से प्यार करती है, शादी कर चुकी है, वो जा चुका है जेल की सलाखों के पीछे। तो इस मामले में कन्विक्शन और सेंटेंस के खिलाफ एक्यूज्ड जाता है हाईकोर्ट में। अब ये वो जजमेंट है जिसमें हाईकोर्ट ने बहुत ही कंट्रोवर्शियल टिप्पणी दी थी। अगर आप लीगल करंट अफेयर्स को या फिर लीगल न्यूज को फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा बीच में एक जजमेंट आया था जिसके अंदर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो अडोलसेंट लड़कियां हैं, मतलब जो इस तरह की टीनेज लड़कियां हैं, उनको अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। और उसके बाद काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि हाईकोर्ट इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, हाईकोर्ट इस तरह की अनवारंटेड बातें, इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें, और मॉरल पुलिसिंग का काम हाईकोर्ट का नहीं है। हाईकोर्ट का काम है आप न्याय कीजिए, जजमेंट दीजिए, बात खत्म। आप ऐसे कैसे मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, आप किस तरह से लड़कियों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। और उस केस में हाईकोर्ट ने एक्यूज को बरी भी कर दिया था, ठीक है, उसका जो सेंटेंस है वो सेट असाइड कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने इस तरह की बातें बोली थी, काफी हाहाकार मचा था। तो फिर वो जो मैटर है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था,
और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद यही जजमेंट दिया है। इसके अंदर जो कैलकाटा हाई कोर्ट है वो भी हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थी, तो उसने भी अपील फाइल की थी। तो एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया कि आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं, आपका काम मॉरल पुलिसिंग करने का नहीं है, आपका काम इस तरह की बातें बोलने का नहीं है। इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप एडोलसेंट्स के जो राइट टू डिग्निटी है, उनका फंडामेंटल राइट है, उसको आप कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं और आपसे ये उम्मीद नहीं है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली क्रिटिसाइज किया था और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सेटिसाइड किया था और कहा था कि इस केस में रेप तो हुआ है, ठीक है, और क्योंकि रेप हुआ है इस वजह से उसको सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जो इसमें सिचुएशन है, जो विक्टिम की सिचुएशन है, उसको कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई थी। 3 मेंबर्स के एक्सपर्ट की कमिटी बनी थी। उसके अंदर कौन कौन था? उसके अंदर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, एक सोशल साइंटिस्ट थे और एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर थे। तो ये 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी। उनको बोला गया था कि आप इस मैटर में इंक्वायरी कीजिए और रिपोर्ट फाइल कीजिए। इस कमेटी ने एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट फाइल की थी और एक फाइनल रिपोर्ट फाइल की थी, और ये जो फाइनल रिपोर्ट आई है इसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो बेसिकली इस केस के अंदर कहानी आगे कहां बढ़ी, तो हाईकोर्ट में मामला गया। अब हुआ क्या, इन द मीन टाइम वो जो लड़की थी, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी एक बेटी हो गई थी जो छोटी, मतलब वो लड़की खुद अभी छोटी है, 14 साल की हो गई थी वो उस टाइम तक, जब तक उसकी शादी वादी हुई थी। और जो उसका पति था वो 25 साल का, तो उनके बीच में एज गैप काफी है, 11-12 साल का एज गैप है। लेकिन अब वो उसी को अपना पति मानती है, उसके साथ उसकी बच्ची भी है। उसकी माँ उसको अपने घर पे लेकर भी गई थी लड़की को, लेकिन वो लड़की वापस से उसके साथ आके रहने लग गई क्योंकि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। अब इस सिचुएशन में जिस इंसान को वो अपना मानती है और शायद जो उसका इकलौता सहारा है, क्योंकि परिवार ने तो उसको ताने मारे हैं, उसको अच्छे से उसको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला है, उसको सोसाइटी भी जज कर रही है, ऐसे में उसका इकलौता सहारा उसका पति है और वो ही जेल में है। अब उसको जेल से निकालने के लिए इस लड़की ने जगह जगह पर ठोकरें खाई हैं। इस लड़की ने जगह जगह पर कभी पुलिस के साथ बात की है, कभी लॉयर्स के साथ बात की है। लॉयर्स में भी उसने अलग अलग पैसे दिए हैं, तो टोटल 1,35,000 रुपए इस लड़की ने उसको जेल से बाहर निकालने के लिए खर्च किए हैं। अब हुआ क्या कि, और ऐसे भी मतलब उसमें सिर्फ इतना नहीं है, लीगल फ्रेटर्निटी ने भी उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया है। ये जो लड़की है ये बहुत गरीब खानदान से आती है, और इनफैक्ट जिस लड़के से शादी की है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो डेली वेज वर्कर है। ऐसी सिचुएशन है इनकी रहने की कि मतलब टेम्परेरी सिचुएशन है, 4 दीवारी है ईंटों की, लेकिन छत जो है वो तारपोलिन की है। न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा है, एजुकेशन के पैसे नहीं है। तो इस इतनी दरिद्रता वाली सिचुएशन में वो लड़की है, लेकिन इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके उसने लॉयर्स को हायर किया ताकि वो अपने पति को बेल पर बाहर निकलवा सके, ताकि वो अपने पति को सजा से बचवा सके। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिपोर्ट बनाई गई, कमिटी ने ये सारे मैटर की इंक्वायरी की, तो कमिटी ने भी कहा कि हाँ, इस लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है, इसके साथ सोसाइटी, इसके परिवार वाले, इसके स्कूल वाले, हर कोई इसको जज कर रहा है, इसके पास कोई सहारा नहीं है। एक इकलौता सहारा है इसका पति, जो कि अब इसके बच्चे का भी बाप है। और अब ये लड़की सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती है लॉ से, मतलब कोर्ट से इतना चाहती है कि उसका पति बच जाए। वो ये चाहती है कि उसकी जो बच्ची है उसको पिता मिल जाए, क्योंकि उसने इस रिपोर्ट में जब इंक्वायरी हुई थी तो इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि जब उसके पिताजी को जेल लेकर जाया गया, मतलब उसके हस्बैंड को जेल लेकर जाया गया, तो उस टाइम पर उसकी जो बेटी है वो बहुत रोई, सेपरेशन एंजाइटी से वो बहुत परेशान हुई और काफी दिन तक वो रोती रही अपने पिता के लिए। तो इस लड़की की सिर्फ इतनी डिमांड थी कोर्ट से कि उसका जो रेपिस्ट है वो वापस से घर आ जाए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, यहां पर अपराध तो हुआ है, अगर हम कानून को देखें तो अपराध तो हुआ है, क्योंकि लड़की 18 साल से कम की है। अगर 18 साल से कम की लड़की है तो उसके साथ तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं सकते, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो कानून है वो एज ऑफ कंसेंट 18 बताता है। तो अगर लड़की 18 साल से कम की है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हाँ भी भर देती है, तो भी वो रेप माना जाता है और तो भी उसके खिलाफ अपराधी को सजा मिलती है। और कानून तो सिर्फ ये देखता है कि कानून की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो सजा आपको मिलेगी। कानून सोशल एस्पेक्ट से, इमोशनल एस्पेक्ट्स के अंदर नहीं इंटरफेयर करता है। तो कोर्ट ने कहा ये एक ऐसा केस हमारे सामने आया है जहां पर अगर हम कानून की नजर से देखें तो अपराध तो किया है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे नजरिए से देखें तो लड़की का कहना है कि मैं अपराध से परेशान नहीं हूं, मैं अपराधी से परेशान नहीं हूं, मैं परेशान हूं तो लॉ से,
हमारा जो ये प्रणाली है न्याय देने की, मैं इससे परेशान हूं। और इतने उसने धक्के खाए हैं, इतना उसके ऊपर कर्जा हो गया है, ताकि बस उसकी एक जो छोटा सा उसका परिवार है वो किसी तरह से बच जाए। लड़की बस इसी चीज के लिए प्रे कर रही है, और उसके लिए कोर्ट ने उसको एग्जामिन भी किया था, और जो इंक्वायरी थी, ये इंक्वायरी की रिपोर्ट भी कोर्ट ने देखी थी। कोर्ट ने कहा कि यहां पर इस केस में हम सजा तो देना चाहते हैं, मतलब कन्विक्शन तो उसका कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ अपराध उसने किया है, अपराधी वो है, अपराध उसका साबित हो चुका है, सारे गवाह हैं उसके खिलाफ। लेकिन अब अगर हम उसको सेंटेंस दें तो कितना दें, कैसे दें? कोर्ट ने कहा कि हमें हमारा सेंटेंस देना बनता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये डायरेक्टली हमें सेंटेंस देने से रोक रही है। इस रिपोर्ट को देखकर हम समझते हैं कि अगर हमने यहां पर और सजा दी तो जो पीड़िता है वो और ज्यादा दुखी हो जाएगी, उसके साथ तो बहुत ही ज्यादा अन्याय हो जाएगा। तो उस पीड़िता के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी पावर्स को इस्तेमाल किया, और उन पावर्स को इस्तेमाल करके इस केस में कंप्लीट जस्टिस दिया, और कहा कि यहां पर आरोपी साबित होने के बाद भी जो एक्यूज्ड है उसको सजा नहीं दी जाएगी, उसको बरी कर दिया जाएगा, ताकि वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी बच्ची के साथ रह सके। ये होल्ड किया गया इस जजमेंट में। इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली गई, और भी कुछ, मतलब इस लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ है तो कुछ गाइडलाइंस भी इशू की गई नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को लेकर। और कोर्ट ने कहा कि देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बताता है, ठीक है। मतलब उसका काम यह है कि जो हमारी जनता है, जो पब्लिक है, जो पीपल है इंडिया के, उनको उनके वेलफेयर की तरफ हमारी जो स्टेट है वो ध्यान दे। तो अब इस केस में कोर्ट ने कहा कि क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है, दैट लीगल सिस्टम फेल्ड दिस पर्टिकुलर चाइल्ड, दिस पर्टिकुलर वुमेन, ठीक है, तो उसके साथ इतना गलत हुआ है, तो अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इसका प्रोटेक्टर बने। और फिर स्टेट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि ये लड़की 10वीं क्लास में पढ़ती है, तो इसकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो कोर्ट उठाएगा, स्टेट उठाएगा, सरकार उठाएगी, ठीक है। दूसरा, जो उसका छोटा बच्चा है आंगनवाड़ी में जाएगा तो उसको भी, उसका जो खर्चा है वो भी सरकार उठाएगी। साथ साथ इनके न्यूट्रिशन को लेकर एनजीओ से कांटेक्ट किया जाए, ताकि इनका जो न्यूट्रिशन है, भरण पोषण है, वो हो सके। इनका जो रहने की सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इनको रहने के लिए भी इनकी एक सिचुएशन इनको प्रोवाइड की जाए। और साथ साथ ये भी बोला गया कि इस लड़की ने 1,35,000 का लोन लिया था, ताकि वो अपने पति को जेल से बचा सके, बेल आउट करवा सके उसको। तो वो जो लोन है एज अ वन टाइम मेजर, उसको उसके लिए भी मदद की जाए, ताकि उसका जितना भी उसने कर्जा ले रखा है वो कर्जा वो पूरा कर सके। तो कोर्ट ने कहा कि हम अदरवाइज तो इसने जो भी फेस किया अपनी इतनी टेंडर एज में, इतनी कम उम्र में उसको इतना कुछ फेस करना पड़ गया, उसकी बच्ची को इतना कुछ फेस करना पड़ गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम आगे के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये स्टेप्स कोर्ट ने लेने के लिए इस केस में सरकार को गाइडलाइन दी है, और साथ ही ये कहा है कि ये सब करने के बाद जो जो चीजें बोली गई हैं, ये सारे के सारे दिशा निर्देश का पालन करने के बाद सरकार को एक कंप्लायंस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करनी है, ताकि कोर्ट को तसल्ली हो जाए कि हाँ जो बोला गया था वो किया गया है। तो ये इस केस के अंदर होल्ड किया गया। अब इस केस से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, और जो कि सवाल सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के अंदर नहीं खड़े हो रहे हैं, इस तरह के सवाल कई बार हाई कोर्ट्स के सामने आते हैं। देखो, पॉक्सो एक्ट बनाया किस लिए गया था? ये एक ऐसा कानून है जो कि बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट ना किया जा सके। लेकिन अब कई बार क्या होता है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, टीनेजर्स होते हैं आजकल, 8th 9th 10th 11th जो भी एज है, उस एज में उनके रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं, और कई बार कुछ केसेस में वो जो रिलेशनशिप हैं वो फिजिकल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों की उम्र 18 साल से कम की है, लेकिन लड़की को विक्टिम बनाया जाता है, और जो लड़का है उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसको डेलिंक्वेंट घोषित कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर दोनों की लाइफ के ऊपर इतना डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। लड़की भी ये नहीं समझ पाती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो लड़का क्यों इतना सफर कर रहा है। अब ऐसे में होता क्या है, जो माँ बाप हैं लड़की के, वो इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करते हैं, तो वो एफआईआर फाइल कर देते हैं। अब एफआईआर फाइल करने के बाद हमारा जो लॉ है वो तो ये कहता है कि अगर 18 साल से कम की लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो अपराध है। अगर एक्यूज जो है, आरोपी जो है, वो 18 साल से कम का है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत देखा जाएगा, 18 साल से ज्यादा का है तो उसको जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत उसको देखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लड़की अगर 18 साल से कम की है तो उसको प्रोटेक्शन मिल रही है एक तरफ, और जब लड़का 18 साल से कम का है तो उसको
प्रोटेक्शन ना मिलकर बल्कि उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत डेलिंक्वेंट घोषित किया जा रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं मेंटल जो उसकी सिचुएशन है वो खराब हो जाती है। उसको भी लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, लड़की ने और लड़के ने दोनों ने मिलकर सेम ही एक्टिविटी की है, उसके बाद लड़के को क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्यों उसको सोसाइटी के अंदर एक आरोपी की तरह देखा जा रहा है, एक अपराधी की तरह देखा जा रहा है, इतनी कम उम्र में उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक तो ये है सिचुएशन जहां पर दोनों ही 18 से कम के हैं। दूसरी सिचुएशन ये है जहां पर एक्चुअल में आप लड़की को अपनी से बड़ी उम्र के इंसान के साथ प्यार हो जाता है और वहां पर वो शादी वादी कर लेते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हुआ। तो वहां पर किस तरह की प्रोटेक्शन दी जाए? तो मतलब जहां पर आपसी सहमति, आप कंसेंट की एज को अगर कम करने की बात की जाए तो पार्लियामेंट ने तो टाइम एंड अगेन कहा है कि कंसेंट की एज हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कंसेंट की एज कम की तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक तरफ तो हमें बच्चों को बचाना है जो 18 साल से कम के हैं, और हमें ऐसा कानून, सख्त से सख्त कानून चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चे जो हैं वल्नरेबल होते हैं और उनको बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है, उनसे हाँ बुलवाना बहुत आसान होता है, उनको अपने अच्छे और बुरे के बारे में पता नहीं होता है, उतनी मेच्योरिटी उनकी नहीं होती है। देखो हर केस में ऐसा नहीं होता कि मेच्योर नहीं होते, बट लॉ को एक एज फिक्स करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल का बच्चा भी बहुत समझदार है और कई बार ऐसा होता है कि 25 साल की लड़की भी समझदार नहीं है। तो वो एक कुछ केसेस एग्जिस्ट करते हैं, बट लॉ को एक ऑब्जेक्टिव एज फिक्स करनी होती है। तो 18 साल की एज तय की गई है कि 18 साल की उम्र है जिसमें हम ये मान लेते हैं कि एक इंसान जो है वो इतना मेच्योर हो जाता है कि वो अपने सही गलत के बारे में सोच सकता है। तो अब ये जो 18 साल की एज फिक्स की गई है, इस एज को चेंज करने की बात की गई, बट अभी तक इसके ऊपर कोई बदलाव नहीं है। सो अब अलग अलग हाई कोर्ट्स के सामने ना इस तरह के बहुत केसेस आते हैं, खासतौर पर ये टीनेज रिलेशनशिप वाले। अब अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इसके ऊपर अलग अलग फैसले सुनाए हैं, क्योंकि देखो एक तरफ अगर हम सिर्फ कानूनी तौर पर देखें, कानूनी नजरिए से देखें तो अपराध तो है, और अगर अपराध है तो सजा भी देनी पड़ेगी। चाहे आप कितना ही इमोशनली उसको गलत मान लो, कितना ही अनफेयर मान लो कि सजा तो नहीं देनी चाहिए, बट फिर भी क्योंकि अपराध है तो सजा देनी पड़ेगी। तो कुछ कोर्ट्स तो हैं वो जो इस तरह की अप्रोच अपनाते हैं, और कुछ कोर्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा जस्टिस ओरिएंटेड हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अपराध तो है, लेकिन जो विक्टिम है उसने कंसेंट दिया था, और जो एक्यूज है उसका, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, लव अफेयर है, फायदा कोई नहीं उठा रहा है उसका। तो उस केस में जो कोर्ट है वो थोड़ा लीनियंट हो जाता है, सजा दे भी देगा तो बहुत कम देगा। तो इस वजह से मतलब इसके ऊपर इतने कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स आते हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के, और इसकी वजह से कोई एक क्लैरिटी नहीं है इस लॉ को लेकर। इसमें यही एक सबसे बड़ा लूप होल है। पॉक्सो एक्ट बहुत अच्छा कानून है बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा लूप होल है ये, और कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन नहीं है। अगर कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन हो तो हर केस में कोर्ट सोच सकता है कि यहाँ पर अपराध होगा या नहीं होगा, बट कोर्ट्स के पास इस तरह का डिस्क्रिशन नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है। अभी तक भी लॉ कमीशन ने भी इसके ऊपर सजेशंस दिए हैं कि बदलाव किए जाने चाहिए, अभी तक भी पार्लियामेंट ने कोई बदलाव नहीं किया है, और जब तक बदलाव नहीं किया है तब तक कोर्ट्स को इसी तरह की समस्या को फेस करना पड़ेगा। हर केस के अंदर इसी तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग, अलग अलग बेंच टू बेंच डिपेंड करेगा, और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या को इस केस में मतलब डील किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। बट आप ये देखिए कि आर्टिकल 142 की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना ही हाई कोर्ट्स के पास है और ना ही ट्रायल कोर्ट्स के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट तक तो कितने मामले पहुंचते हैं, ट्रायल कोर्ट में ही काफी ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचते पहुंचते काफी इनजस्टिस हो चुका होता है। सो इट्स अ टॉपिक टू थिंक अबाउट। आप भी इसमें अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ये काफी अच्छा टॉपिक है चर्चा के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और आपके काम की बात। तो अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी जुडिशरी आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी यहाँ पर हर स्टेट की कराता है। तो आपको हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देते हैं, उस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। हर बैच में आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कराया जाता है हर स्टेट के लिए, ठीक है। और इसमें आपके लिए फायदा क्या है, हर महीने 1 या 2 बैच लॉन्च होते हैं, तो उसके अंदर आप लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। आपके आने से पहले जो बैचेस लॉन्च हुए थे उनकी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं, वो रिकॉर्ड होके आपको मिल जाती हैं, तो आप उनकी भी क्लासेस लगा सकते हैं। तो आपको ना एक कंप्लीट फ्रीडम मिलती है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी टाइम पे आप कोई भी क्लास लगा लो रिकॉर्डेड में, और लाइव में तो जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप क्लास लगा सकते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपके सारे जो एरियाज हैं वो कवर हो रहे हैं। लॉ का एरिया जिसके अंदर मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, अलग अलग स्टेट के स्पेशल लॉज, तो सब हो गया।
उसके साथ साथ आपका लैंग्वेज का पोर्शन हो गया, आपका जीके का पोर्शन हो गया, आपके टेस्ट वगैरह हो गए, ये सब कुछ, इतना सब कुछ आपको मल्टीपल बैचेस में मिलेगा। मतलब आपके पास काफी सारे ऑप्शन होंगे, किसी भी बैच में जिस एजुकेटर का तरीका आपको पढ़ाने का अच्छा लगता है उनकी क्लास आप लगा सकते हैं। ये जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा 28,500 में, मतलब आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 28,500 में, जिसमें सब कुछ आपको मिल रहा है और वो भी पूरे 2 साल के लिए। अगर यही सब्सक्रिप्शन आप 3 साल के लिए लोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा 35,000 का। अगर इसमें आपको बुक्स भी चाहिए तो वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, मतलब ये सारे फीचर्स प्लस बुक्स वो आपको मिलेंगे 36,500 के। अगर 3 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए है 36,500, 3 साल के लिए आपको मिलेगा 43,000 के लिए। लेकिन इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप मेरा ये रेफरल कोड निशा लांबा इस्तेमाल करेंगे, बिना रेफरल कोड के आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, राइट। और आज स्पेशल क्लासेस का था आखिरी दिन। स्पेशल क्लासेस का एक कार्निवल चल रहा था जिसमें 22 से लेकर 24 मई तक स्पेशल क्लासेस आपके लिए कंडक्ट की जा रही थी। अनअकैडमी जुडिशरी के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस थी और ये शेड्यूल था। इनकी रिकॉर्डिंग भी अभी आपको मिल जाएगी, तो आप अनअकैडमी जुडिशरी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर इन स्पेशल क्लासेस को लगा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और एक और सब्सक्रिप्शन प्लस के अलावा आपको मिलेगा, प्लस और आइकॉनिक तो मैंने बताया आपको। आइकॉनिक प्रो एक नया सब्सक्रिप्शन है जो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड करियर गाइडेंस मिलेगा, आपको अनलिमिटेड मेंटोरशिप मिलेगा, साथ ही साथ इसके अंदर आपको स्पेशल सेशंस मिलेंगे जैसे कि डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंस आंसर राइटिंग का सेशन, स्ट्रैटेजी मेकिंग सेशन, है ना। तो इस तरह के सेशंस आपके कंडक्ट किए जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन दी अनदर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।